एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रगति विद्यापीठ। हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पाल वंश के शासकों की, वो वी आर रूलिंग इन द बंगाल एंड बिहार, जो बंगाल बिहार में शासन करते थे। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासकों ने ही बनवाई थी, जो कि बहुत फेमस थी और देश विदेश से लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। उन लोगों ने बौद्ध धर्म को जो है काफ़ी प्रश्रय दिया था और उसे बढ़ावा दिया था। अब नेक्स्ट जो है रूलर्स, इनके बारे में बात करें, सेना। तो सेना रूलर्स जो थे वो आफ्टर द पालाज द सेनाज एस्टेब्लिश्ड एम्पायर। तो पाल वंश के शासकों के डिक्लाइन के बाद, उनके शासन के अंत होने के बाद सेना वंश के शासकों ने, सेना ने जो है वहाँ पर मतलब कि बंगाल और बिहार में उन लोगों ने अपने राज्य की स्थापना की। मतलब कि अब पाल वंश के शासकों के बाद सेना के वंश के शासकों का शासन चलने लगा। इस वंश के जो सबसे बड़े रूलर थे, इस वंश के जो सबसे महान शासक थे वो थे तो ग्रेटेस्ट वाज विजयसेना। इस वंश के सबसे महान जो शासक थे वो विजयसेन थे। जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेना, इस वंश के जो लास्ट रूलर थे वो थे लक्ष्मण सेना, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने हरा दिया था। और उसके बाद से यह तुर्कों के शासन में शामिल हो गया। मतलब कि जब दिल्ली सल्तनत के शासन में इसे शामिल कर दिया गया। जो लक्ष्मण सेना थे, बख्तियार खिलजी एक जनरल था, एक सेनापति था, और उसने लक्ष्मण सेना को हरा करके वहाँ पर तुर्कों के शासन को स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से लास्ट किंग लक्ष्मण सेना था और उसके बाद बंगाल बिहार में इस सब में तुर्कों का शासन शुरू हो गया था। उसके बाद अच्छा, जो इस वंश के शासक थे, इनके समय में शांति बहुत रही राज्य में, इनके राज्यों में, किंगडम में बहुत शांति रही और काफ़ी संपन्नता भी रही। मतलब कि खेती को इन लोगों ने बढ़ावा दिया था, जिससे लोगों की इनकम बढ़ी थी। तो कहीं इन लोगों के खिलाफ कहीं जो है छोटे मोटे चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लगभग इन लोगों का शासनकाल जो है वह शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद फिर आते हैं राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जो है वह करीब 7 से 10 सालों तक, 7 से 10th सेंचुरी तक, करीब 4 सेंचुरी तक, करीब 4 सेंचुरी तक इन लोगों ने डेक्कन में शासन किया था। तो राष्ट्रकूट जो थे ये डेक्कन में शासन करते थे, जिन्होंने करीब 4 शताब्दी तक शासन किया। मतलब 400 सालों तक इन लोगों ने शासन किया। ये लोग जो है स्थापत्य कला में उन लोगों ने बहुत ध्यान दिया था। इसके अलावा इनके भी समय में जो इनका राज्य था वो काफ़ी संपन्न था। इन लोगों के शासन का एक जो महत्वपूर्ण काम था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हुई गांव में और उसने गांव के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो चोल वंश के शासक थे उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। चोल वंश के शासक जो थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने भी गांवों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की थी। ये जो राष्ट्रकूट रूलर थे ये लोग जो है भगवान विष्णु के, ये डिवोटी ऑफ विष्णु, ये लोग भगवान विष्णु के डिवोटी थे। मतलब कि उनके ये लोग उपासक थे, भक्त थे। विष्णु और शिव दोनों के थे। ये विष्णु और शिव दोनों के थे, विष्णु एंड शिवा, ये विष्णु और शिवा दोनों के थे। इन्होंने एलोरा में और एलिफेंटा, ये दोनों केव्स हैं जहां पर इन लोगों ने रॉक कट श्राइन बनाई है। रॉक कट श्राइन से मतलब है कि पत्थरों को काट करके इन लोगों ने एलोरा में और एलिफेंटा में, वहां पर इन लोगों ने मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर बनवाए थे। तो ये है राष्ट्रकूट शासकों के समय की बात। तो जैसे आप कहीं पूछा जाए कि एलोरा एलिफेंटा के जो मंदिर हैं वो किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो बनवाए थे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाए थे। इसी तरह से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? पाल वंश के शासकों ने बनवाए थे, जिनमें से धर्मपाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नामी शासक रहे थे। अच्छा, 12वीं शताब्दी में इंडिया में तुर्कों का शासन शुरू हुआ। जैसे आपको बताया गया कि छोटे छोटे कई राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात की, डेक्कन में राष्ट्रकूट के बारे में बात की, बंगाल बिहार में, मेवाड़ में और उधर दिल्ली में, अजमेर में, हमने कई छोटे छोटे राज्यों की बात की। जो कि ज़्यादातर राज्य जो उभरे वो आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष,
राजा जो हर्ष थे उनके समय तक जो हमारा देश था उनमें पॉलिटिकल यूनिटी थी, एक होके रहते थे और हर्ष का साम्राज्य जो है काफ़ी बड़ा था। तो एक पॉलिटिकल यूनिटी मतलब यूनिटी थी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। लेकिन राजा हर्ष के आफ्टर डेथ ऑफ किंग हर्षा मेनी स्मॉल किंग्स एंड किंगडम्स अराइज, बहुत छोटे छोटे कई छोटे छोटे राज्य और जो है शासक उभरे और इसी कारण से तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और वो सफल भी रहे। अब आइए हम बात करते हैं काज़ी जाब सक्सेस ऑफ महमूद गजनी एंड महमूद गोरी। ये दो जो है तुर्क वंश के, ये दोनों तुर्क थे और फॉरेन इन्वेडर थे। इनकी सफलता का कारण क्या था, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं कि ये लोग अगर भारत में शासन करने में सफल हुए तो व्हाट वर द काजेज। तो काजेज थे डिड नॉट रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इन लोगों ने, इन शासकों ने कभी भी एक पॉलिटिकल यूनिटी की, एक राजनीतिक एकता की महत्व को नहीं समझा। इन लोगों ने राजनीतिक एकता के महत्व को नहीं समझा। वो अपना समय एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे के राज्य को हड़पने में, इसी में लगा देते थे। वह यह नहीं समझ पाए कि हम लोग अगर यूनाइट होकर नहीं रहेंगे तो बाहरी आक्रमणकारी यहाँ पर सफल हो जाएंगे। तो ये लोग जो है महत्वाकांक्षा में एक दूसरे के राज्य को हड़पने में लगे रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे और अगर कोई दूसरा आक्रमणकारी आता था तो उसका मिल करके कभी इन लोगों ने एज ए ग्रुप, एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, एज ए फेडरेशन इन लोगों ने कभी लड़ाई नहीं की। इसके बाद है ट्रेडिशनल मोड ऑफ वारफेयर। ये इस वंश के जो शासक थे, जो मतलब उस समय जो राजा थे भारत के, वो लोग परंपरागत, ट्रेडिशनल में होता है परंपरागत लड़ाई की जो परंपरागत माध्यम थे, मीडियम थे, मीडियम पद्धति, जो परंपरागत पद्धति थी उसी से लोग लड़ाई लड़ते रहे। जैसे कि जो हाथियां इनकी थी, हाथियों से लोग लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जो तुर्क थे उनके पास बड़े जो है फुर्तीले घोड़े होते थे, तो जब तक हाथी 10 कदम चलती थी तब तक घोड़े जो है वो 50 कदम चल के मार देते थे। तो इसलिए ये लोग जो है जो परंपरागत लड़ाई थी उसी परंपरागत लड़ाई के सिस्टम को ये लोग अब भी जारी करते रहे। जैसे बाद में मुगल जब आए तो मुगलों ने जब आक्रमण किया तो भी यही हुआ कि उस समय मुगल जो थे वो लोग तोपों का आविष्कार हो चुका था, वो तोप से लड़ाई करते थे। जब तक वो ये लोग 10 मारते थे तब तक वो सैकड़ों सेनानियों को मार गिरा देते थे। तो ये ट्रेडिशनल मोड ऑफ वॉरफेयर जो था यह भी इनकी हार का एक कारण था। नेवर ट्राइड टू चेक एनिमी एट फ्रंटियर। इन शासकों ने जो सीमा पर भी राज्य थे उन्होंने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि जो फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं उनको रोका जाए। दे नेवर ट्राई टू चेक द फॉरेन इन्वेडर्स। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो यही सोचते थे कि जब मेरा समय आएगा तब देखा जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आज मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, किसी दूसरे के ऊपर अटैक हो रहा है तो कल मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है। लेकिन इसलिए ये लोग सीमा की सुरक्षा करने में असफल रहे। दे वर अनसक्सेसफुल टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। वो जो है इंडिया के फ्रंटियर को सुरक्षित रखने में, उन्हें प्रोटेक्ट करने में, उन्हें डिफेंड करने में असफल रहे। चौथा था कि स्पिरिट ऑफ क्रुसेड अमंग तुर्क्स। जो तुर्क्स थे उनके अंदर क्रुसेड की भावना थी, उन्हें ये धर्म युद्ध लगता था। उनके अंदर ये मन में भरा जाता था कि ये धर्म युद्ध है, अगर तुम इसे जीतोगे तो तुम्हारे धर्म की जीत होगी। भली नस्ल की भावना नहीं थी लेकिन अपने धर्म के प्रति उन लोगों की भावना थी, इसलिए वो लोग इसे धर्म युद्ध के नाम पे लड़ते थे। उन्हें ये बताया जाता था, उन्हें सिखाया जाता कि ये धर्म युद्ध है और इस युद्ध को करना आपका धर्म है। और दूसरी चीज़, ये लोग जब तुर्क आए तो इन लोगों ने खूब लूट खसोट भी की, जिससे कि इन लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाए। तो उनसे दो लालच था, उन लोगों के मन में दो लालच था। एक तो ये था कि ये क्रुसेड है और दूसरा ये है कि अगर हम जीतते हैं तो हमें ढेर सारा धन भी मिलेगा। तो इसलिए वो जो तुर्क सैनिक थे वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते थे और जानते थे कि अगर हम जीतेंगे तो मुस्लिम धर्म का हमारे प्रचार भी होगा। तो ये दोनों भावना उनके अंदर रहती थी। दूसरा था और नेक्स्ट था कास्ट सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वह जातियों से बटी हुई थी, जातियों में बटी हुई थी। इसके नाते भी लोगों में एक सोशल और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। युद्ध लड़ना एक विशेष जाति के लोगों को, जैसे क्षत्रिय कहा जाता है, उन्हीं लोगों का धर्म माना जाता था। और सेना में
उन्हीं लोगों को ज़्यादातर शामिल भी किया जाता था। अन्य जैसे जब ब्राह्मण थे वो लड़ाई नहीं करते तो उन्हें माना जाता था कि ये लड़ाई के काबिल नहीं है। शूद्र थे, वैश्य थे, इन लोगों को भी लड़ाई के काबिल नहीं माना जाता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि सिर्फ क्षत्रिय ही लड़ते थे। तो इससे जो है सेना में सैनिकों की भी कमी हो जाती थी। तो एक कास्ट, और दूसरी चीज कास्ट सिस्टम बहुत डीपली यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हो गया था, बहुत नीचे तक पहुँच गया था, और इसलिए यहाँ के लोगों में एक सामाजिक और राजनीतिक एकता नहीं थी। लोगों को ये नहीं लगा कि ये मेरा अपना देश है, ये हमारे देश के लोग हैं और हमें मिल करके विदेशियों से मुकाबला करना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। पेटी सेंस ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता की भावना, क्षुद्र क्षेत्रीयता की भावना थी लोगों में। क्षुद्र क्षेत्रीय से मतलब कि उन्हें अपने क्षेत्र विशेष से मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शासक अजमेर में शासन कर रहा है तो उसे अपने क्षेत्र को ही बचाने की चिंता थी। उसे ये नहीं लगता था कि जो दिल्ली में शासन कर रहा है, जो बंगाल में शासन कर रहा है, जो बिहार में शासन कर रहा है, ही इज आल्सो माई ब्रदर, कि वह भी मेरा भाई है और वह भी ही इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया का एक पार्ट है। तो इसलिए एक जो क्षुद्र क्षेत्रीयता की भावना थी, जैसे आजकल भी बहुत लोगों के मन में क्षेत्रीयता की, या कुछ पॉलिटिकल पार्टियां क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा भी देती हैं, लेकिन ये नेशनल यूनिटी के लिए सही नहीं है, राष्ट्रीय एकता के लिए सही नहीं है। तो यही बात उस समय थी कि जो रीजनलिज्म की भावना थी, जो क्षेत्रीयता की भावना थी, ये भावना भी इसके लिए सही नहीं थी। लोग एकजुट इसीलिए नहीं हो पाए। सारे राजा मिल करके यूनाइटेडली ये लोग जो है किसी बाहरी शत्रु से, किसी एक्सटर्नल एनिमी से ये लोग मुकाबला नहीं कर सके। फिर था राजपूत फेल्ड टू प्रोड्यूस एन आउटस्टैंडिंग लीडर। जो राजपूत शासक थे वो लोग जो है मिल करके, कभी एक दूसरे के साथ मिल करके या किसी अपने को एक बड़ा शासक या अपना एक लीडर ये लोग डिक्लेयर नहीं कर पाए। जैसे ये लोग जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और कई राजा शासन करते थे, ये लोग मिल करके अपना कोई एक लीडर नहीं बना पाए। मतलब ये ऐसा नहीं कर पाए कि सब लोग किसी एक छाते के नीचे, किसी एक छत्र के नीचे आए और सब लोग मिल करके उस राजा के नेतृत्व में फॉरेन इन्वेडर से लड़ाई करें। तो ये सब था कमियां, ये सब था महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के सफल होने के कारण। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे गजनबी के बारे में। गजनबी जो है इस डायनेस्टी के दो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक था मोहम्मद गजनी और दूसरा था मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। ये लोग जो थे ये तुर्क थे और इन लोगों का राज्य जो था वो पर्सिया, अफगानिस्तान और खुरासान, इन जगहों पर ये लोग शासन करते थे। इनकी जो राजधानी थी वो गजनी था। गजनी एक जगह है जो कि इनकी राजधानी थी, जो कि अफगानिस्तान में है। तो ये पर्सिया, अफगानिस्तान और खुरासान में ये लोग जो है शासन करते थे। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इन लोगों को इंडिया एक इजी टारगेट लगा, क्योंकि इन लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर जो है जो शासक हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो एकजुट नहीं हैं, वो एकजुट होकर के शासन नहीं करते हैं, वो यूनाइट नहीं है। तो इन लोगों को इंडिया जो है एक इजी टारगेट लगा। तो मोहम्मद गजनबीज में से हम पहले बात करते हैं कि मोहम्मद गजनी की, जिसे कि मोहम्मद गजनबी भी कहा जाता है। मोहम्मद गजनबी जो, अच्छा, ये जो तुर्क थे बड़े अच्छे लड़ाके थे और बड़े फुर्तीले थे, एंड दे वेर आल्सो फॉलोअर ऑफ इस्लाम। इन्हीं लोगों के आने के बाद से इंडिया में इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म के शासकों ने शासन करना शुरू किया था, या इस्लाम धर्म जो है काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ। ये लोग इस्लाम के फॉलोअर थे, ये लोग इस्लाम धर्म के फॉलोअर थे, चाहे वो मोहम्मद गजनी रहे हो और चाहे महमूद गजनी रहा हो और चाहे वो मोहम्मद गोरी रहा हो, ये सब इस्लाम को ही फॉलो करते थे। महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अक्सर
ये जो है, लेकिन इसका जो इरादा था वो भारत में साम्राज्य स्थापित करने का नहीं था, इसका इरादा था लूटपाट करना। इसे पता चला था, ये तमाम ऐसी कहानियां सुनता था या लोग बताते थे कि इंडिया में लोगों के पास धन बहुत है, और उसे ये पता था कि लोगों के पास भी, और इंडिया में मंदिरों के पास बहुत संपत्ति, मंदिरों के पास बहुत सोना चांदी है। ये अक्सर जो है जो लोग भी यहाँ से जाते थे वो लोग बताते थे। तो इसे सुन रखा था कि इंडिया के मंदिरों में बहुत अधिक धन है, और वह जो है सेंट्रल एशिया में, जैसे ये महमूद गजनवी जो था ये सेंट्रल एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। वह चाहता था कि वह पूरे सेंट्रल एशिया में शासन करे। लेकिन भारत में जो उसने आक्रमण किया, भारत में उसका जो मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्लंडर एंड लूट इंडिया एंड स्पेसिफिकली टू द टेम्पल्स, और विशेषकर टेम्पल्स को। इसलिए इसने निशाना जो बनाया वो मंदिरों को ही निशाना बनाया। पहली बार उसने इंडिया पर 1001 में अटैक किया था। उसके बाद से ये 1025 तक करीब 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उस समय जयपाल जो है, उस समय पेमाजली का रूलर था। पेमाजली एक राज्य था छोटा सा, और वहाँ का रूलर था पेमाजली, जयपाल। जयपाल को महमूद गजनी ने उसे हरा दिया था, और इसके बाद उसने मथुरा और कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में उसने भयंकर लूटपाट की। जितने भी मंदिर वंदिर थे सबको उसने तहस कर दिया। जितना भी सोना चांदी चढ़ावा जो मंदिरों में था या जो सोने चांदी की मूर्तियाँ थी वो सब वहाँ से उठा ले गया। महमूद गजनी तैमूर की ही तरह से ये बहुत ही आक्रांता था, ये जहाँ भी जाता था लूटपाट करता था। तो इसने मतलब इतना अधिक लूटपाट किए थे कि इसने यहाँ के राज्यों को खोखला बना दिया था। इसका जो सबसे मतलब कहिए कि मोस्ट वल्नरेबल अटैक जो था, जो सबसे घातक अटैक था, वो था 1025 में जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को उसने बहुत बुरी तरह लूटा। सोमनाथ मंदिर उस समय का बहुत धनी मंदिर था और उसमें बहुत मतलब सोने चांदी थे। तो इसने सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह लूटा और उसे तोड़ भी डाला। उसने मंदिर में जो मूर्तियां थी उसको भी उसने तोड़ डाला था, तहस नहस कर दिया था। सोमनाथ मंदिर को उसने पूरा बर्बाद कर दिया था और यहाँ से काफ़ी धन लेकर के वो गया भी। बाद में सोमनाथ मंदिर को भारत सरकार ने भी बनाया। बाद में सोमनाथ मंदिर को सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित करके उसे बनाया गया था। अब आइए बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी जिसका कि शासनकाल 1175 से 1206 तक था। ये भी एक घोर छोटा एक प्रांत था अफगानिस्तान का, जिसका ये शासक था, जिसका इस प्रांत का नाम था घोर, और इसी के कारण इसका नाम पड़ गया था मोहम्मद घोरी या गोरी। मोहम्मद गोरी जो है वो कहिए कि भारत में उसने मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, क्योंकि इसी के बाद से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई थी। महमूद गजनी के जो शासक थे वो काफ़ी वीक थे। उनमें से मोहम्मद, और उसके बाद से मोहम्मद गोरी का शासन वहाँ पर शुरू हो गया था। मोहम्मद गोरी ने एक स्ट्रांग शासन की स्थापना की थी, एक पावरफुल राज्य की उसने स्थापना की थी, और घोर डायनेस्टी का वह सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। मोहम्मद गोरी ने 1191 में वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। वह भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला था और उसकी मंशा भारत पर शासन करने की भी थी। तो 1191 में वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को चला, जो उस समय अजमेर और दिल्ली के शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान भी निकल पड़े। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में तराइन नाम के जगह पर दोनों की लड़ाई हुई। तराइन जो है वो हरियाणा में पड़ता है। तो 1121 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज हेल्ड इन 1191 एंड बिटवीन द मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुरी के साथ लड़े और मोहम्मद गोरी इसमें हार गया। और मोहम्मद गोरी सिर्फ हार ही नहीं गया, बल्कि वह भी बुरी तरह से बहुत घायल हो गया, और फिर इसके बाद वह अफगानिस्तान वापस लौट गया। लेकिन
वह अपने इस हार का बदला लेने के लिए वह एक बार फिर निकला और इस बार पृथ्वीराज चौहान का और थोड़ा उसने जो है अपनी सेना को और सुसज्जित किया। अपनी सेना के लिए उसने और अधिक मतलब ढाल या कवच जिसे कहा जाता है, उसने कवच वगैरह लगवाए। मतलब जो सेना के लोग थे वो अपना कवच वच लगा करके आधुनिक हथियारों के साथ ये लोग पहुंचे। इनमें घुड़सवार सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी और हमारे यहाँ घुड़सवार सैनिकों की संख्या कम थी। तो तमाम घुड़सवार और उसने अपनी संख्या में भी बढ़ोतरी की थी, अपनी संख्या में भी बढ़ोतरी की और घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था की, पैदल सैनिकों के साथ घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था की संख्या में वृद्धि की। और दूसरा उसने ढेर सारे सैनिकों के लिए उसने कवच की या आर्मोर जिसे कहा जाता है, कवच की भी व्यवस्था की। और ये सब लेकर के एक बार फिर वह इंडिया की तरफ निकल पड़ा पूरे साज सज्जा के साथ और पूरी तैयारी के साथ। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला कि एक बार फिर वो अटैक करने आ रहा है, तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के कुछ राजाओं को इकट्ठा किया। कुछ राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ तो दिया, लेकिन जो एक मेन शासक था कि जिसका नाम था जयचंद, जयचंद जो है उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। जब पृथ्वीराज को जरूरत पड़ी, उन्होंने संदेशा भेजा, तो जयचंद जो है उनका साथ देने के लिए नहीं आया। और सेकंड बैटल जो तराइन था, जिसमें जो कि 1192 में हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी सफल हो गया। और मोहम्मद गोरी यहाँ पर कुछ दिन रहा और उसके बाद फिर वह अपने देश घोर वापस चला गया। लेकिन उसने यहाँ पर कई और राज्यों को जीत करके अपने राज्यों में उसने मिला लिया था। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी ने एक तरह से भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना की। और राजपूत रूलर जो है, जिनमें से कि जयचंद इनका साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया और यह मोहम्मद गोरी फिर से गजनी वापस चला गया। लेकिन 1194 में एक बार वह फिर इंडिया लौटा और इस बार उसने जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था, जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। मतलब जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, उसको भी मोहम्मद गोरी ने हराया, जिसे कि बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ चंदावर व्हिच वाज इन 1194, मोहम्मद गोरी डिफीटेड टू जयचंद रूलर ऑफ कन्नौज। तो इस तरह से उसने हरा दिया। इसके बाद वह वापस जा रहा था। उसने यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका स्लेव था, जो कि उसका गुलाम था और उसका मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो है आदमी था, सबसे ज़्यादा वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर विश्वास करता था, उसको यहाँ का वायसराय बना करके, उसको यहाँ पर वायसराय नियुक्त करके और फिर वह एक बार गजनी जो है घोर अपने वापस जा रहा था कि रास्ते में ही एक खोखर समुदाय है जो कि पंजाब में है। उसी पंजाब के रास्ते में खोखर समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया और मोहम्मद गोरी की उन लोगों ने हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी मर गया, उसकी लाश को गजनी ले जाया गया और वहीं पर उसको दफना दिया गया। और इसके बाद से इस घटना के बाद 1206 में ही उसकी डेथ हुई। वह वहाँ चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ का वायसराय था, उसने अपने आप को इंडिया का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मोहम्मद गोरी के पास कोई संतान नहीं थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और स्लेव जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह सबसे ज़्यादा उसका विश्वास पात्र था, उसको बहुत मानता भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अवसर का लाभ उठाया, जो कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ 1206 से यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है और यही से एक तरह से मुस्लिमों का शासन शुरू होता है। हालांकि मुस्लिमों का शासन 1192 से ही शुरू हो गया था, लेकिन उस तरह से नहीं था। 1206 से जो है एक पूरी तरह से यहाँ पर मुस्लिम रूम की स्थापना हो गई। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे उस समय के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। उस समय के जो शासक थे, उनका शासन जो है वो बेस्ड था ऑन द फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड था। किंग जो है
वह लैंड जागीरदारों को अलॉट करता था। जागीरदार जो होते थे वो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब ये कि वो रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, राज परिवार से बिलोंग करते थे, जिनको कि नोबल्स भी कहा जाता था। पहले जो राजा होता था वो जागीरदारों को लैंड अलॉट करता था। जागीरदार उन्हें एक फिक्स रेवेन्यू देते थे, ये फिक्स कर दिया जाता था कि जागीरदार कितना रेवेन्यू राजा को देगा, तो वह राजा को एक फिक्स रेवेन्यू देता था। इसके अलावा उसके पास कुछ सैनिक भी होते थे, कुछ घुड़सवार सैनिक भी होते थे जागीरदार के पास, और जब राजा को जरूरत होती थी तो वह उन्हें उनकी सेवा में भेजता था। तो यह भी था कि जागीरदार के पास सिर्फ लैंड ही नहीं थी, बल्कि उन लोगों के पास घुड़सवार सैनिक और घोड़े भी होते थे, और ये राजा का आदेश होता था जिन्हें उन्हें अपने पास रखना पड़ता था, और वो अपनी सुरक्षा के लिए भी रखते थे। और जब राजा को जरूरत होती थी, जब किंग को जरूरत होती थी, इन टाइम ऑफ नीड दे सेंड दिस सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ किंग, तो ये किंग के सर्विस में भेज देते थे। ये जागीरदार जो थे ये वास्तव में खुद भी खेती नहीं करते थे, ये अपने से नीचे सब जागीरदार को लैंड अलॉट कर देते। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूलर जो है अलॉट कर देता था जमीन, जो रूलर है वही जमीन का असली मालिक है। अब जमीन को जो है वह जागीरदारों को दे देता था। जागीरदार खुद खेती नहीं करते थे और अपने नीचे वह सब जागीरदार होते थे उनको लैंड अलॉट कर देते थे। वो जो सब जागीरदार होते थे उन पर पीजेंट्स खेती करते थे, जो किसान होते थे वो खेती करते थे। तो इस तरह से जागीरदार जो है खुद खेती नहीं करके वह अपने से छोटे छोटे जागीरों में उसे बांट करके छोटे छोटे जागीरदारों को खेत दे देते थे। इन खेतों पर जो है खेती पीजेंट्स करते थे, इन खेतों पे खेती पीजेंट्स करते थे, क्योंकि ये लोग जो है वो खुद भी खेती नहीं करते थे। लेकिन इससे कई सामाजिक और आर्थिक बुराइयां भी हुई, इससे कई सामाजिक और आर्थिक बुराइयां भी हुई। इसमें से होता यह था कि कई जागीरदार जो शक्तिशाली हो जाते थे, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन भी चलता रहता था, तो शक्तिशाली भी हो जाते थे। और हालांकि जब तक शासक रहता था तब तक तो वो उसके प्रति लॉयल रहते थे, लेकिन शासक की डेथ के बाद अक्सर वो इस तलाश में रहते थे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दें। तो कभी कभी वो इस तरह से करते भी थे कि राजा की डेथ के बाद वह जो है खुद राजा बन जाते थे, अपने क्षेत्र के वह राजा बन जाते थे। तो इससे जो है साम्राज्य वीक हो जाता था। तो जब भी राजा वीक हुआ तो इस तरह की घटनाएं होती थी या इस तरह के विद्रोह होते थे। तो ये था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो उस समय के शासन में होता था कि रूलर जो है डिवाइड कर अलॉट कर देता था लैंड को जागीरदार को, जागीरदार लैंड को अलॉट कर देता था सब जागीरदार को, और जब सब जागीरदार के खेतों पर खेती करते थे पीजेंट्स। जो जागीरदार होते थे वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है राजा को दिया करते थे। तो सारे जागीरदार जितने भी जागीरदार थे वो राजा को फिक्स्ड रेवेन्यू देते थे साल भर में, वो फिक्स होता था, वो इनसे पीजेंट्स से वसूली करते थे। लेकिन इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां हुई, क्योंकि ये लोग जब सशक्त होते गए तो इन लोगों ने राजा को कमजोर कर दिया, या राजा जब कमजोर होता था तो ये जो है राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे और खुद राजा बन जाते थे। तो इस तरह से जो ये रिलेशन था न्यू किंग्स एंड किंगडम, जो ये जो है अब समाप्त होता है। ये लेक्चर आप लोग जो 2 वीडियो रिलीज किया जाएगा, दोनों आप लोग जो है ठीक से सुनिएगा, बुक से भी हेल्प लेके उसे लर्न कीजिएगा, और इस पर फिर आपका एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे, और इससे मैक्सिमम भी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 होंगे। तो ये लेक्चर खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक्स।